हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत प्लेटो के बाद हम अरस्तु के बारे में बात करने जा रहे हैं। अरस्तु को यूनानी चिंतन परंपरा का एक प्रमुख दार्शनिक, प्रमुख विचारक के रूप में, प्रमुख ज्ञानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। और अरस्तु जो है वह सुकरात, प्लेटो रूपी गुरु शिष्य परंपरा का एक तीसरा सोपान भी है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान की बहुत बड़ी देन भी है और अरस्तु की इस देन के कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में भी इसे माना जाता है। तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या इस प्रकार से प्रदान किया, क्या देन है जिसके कारण हम राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में इसे मानते हैं। तो इससे जानने से पहले हम अरस्तु के बारे में सामान्य परिचय जो है उसकी बात करें। अरस्तु का जन्म एथेंस से 200 मील दूर मैसिडोनिया के स्टोगिरा नामक स्थान पर हुआ। इसका जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ और अरस्तु के पिता जो थे वो एक चिकित्सक थे, राजवैद्य थे। और राजवैद्य होने के कारण अरस्तु का जो बचपन था वो दवाइयों के वातावरण में शुरू हुआ और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक वातावरण उसे प्रारंभ से ही मिला। तो इसने अरस्तु के चिंतन को काफ़ी प्रभावित किया। इसके बाद हम देखें कि अरस्तु जो है वह प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो द्वारा जो अकादमी बनाई गई उस अकादमी में भी अरस्तु को पढ़ने का मौका मिला और प्लेटो अरस्तु गुरु शिष्य परंपरा में एक महान संबंध के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि प्लेटो और अरस्तु की जो राजनीतिक चिंतन परंपराएं हैं वो दोनों अपने आप में काफ़ी भिन्नताएं लिए हुए हैं और परंतु ऐसा होने के बावजूद भी अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो का काफ़ी सम्मान किया और सम्मान इस रूप में किया कि उसने प्लेटो के चिंतन को और ज़्यादा निखारा और ज़्यादा उसे परिपक्व किया और ज़्यादा उसे अपने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो इस प्रकार हम अरस्तु और प्लेटो का जो गुरु शिष्य परंपरा है इसको हम इस रूप में भी देखते हैं। इसके अलावा अरस्तु को विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर का भी गुरु माना जाता है। सिकंदर के पिता फिलिप तृतीय ने अपने पुत्र सिकंदर के अध्ययन के लिए उस समय के सबसे बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति को सिकंदर के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया और सिकंदर को ज्ञान प्रदान करने में अरस्तु को हम देखें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस अरस्तु को शिष्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसकी प्रमुख रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो अरस्तु की मानी जाती है वो है द पॉलिटिक्स। 12 खंडों में पुस्तक लिखी गई है और राजनीति के लिए यह अपने आप में एक संपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। प्रत्येक विषय के ऊपर इसमें बड़े विस्तार के साथ बातचीत की गई है। राज्य के बारे में बात की गई है, संविधानों के बारे में, शासन के प्रकार के बारे में, नागरिकता के बारे में, कानून के बारे में, इन सब विषयों के बारे में प्लेटो ने इसके साथ अन्य विषयों को भी इस पुस्तक में शामिल किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है अरस्तु की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये दोनों पुस्तक राजनीति से संबंधित अरस्तु की हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इससे पूर्व हमें यह भी जान लें कि अरस्तु ने न सिर्फ केवल राजनीति विज्ञान के लिए अपितु तत्कालीन यूनानी चिंतन परंपरा में कई नवीन विषयों, कई नए ज्ञान की शाखाओं के बारे में अपने विचार का, अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का प्रतिपादन किया। चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे वो हम देखें नीति शास्त्र हो, चाहे वो हम देखें अध्यात्म हो या सौंदर्य शास्त्र हो या तर्क शास्त्र हो, इन सभी विषयों में और प्राणी जगत के जो दृश्य वस्तुएं हैं उनके बारे में अपने अनुभवों के आधार पर उसने नूतन ज्ञान का यूनानी चिंतन परंपरा में प्रतिपादन किया। तो अरस्तु राजनीति विज्ञान का विद्वान तो है ही और राजनीति विज्ञान को उसकी महान देन के कारण हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कह रहे हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके परिणाम स्वरूप अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ हम इसे प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के रूप में भी माना जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। अब यहाँ हमें देखने की बात है कि अरस्तु से पहले अरस्तु का गुरु प्लेटो आया। उसने अपने आदर्श राज्य के बारे में या रिपब्लिक में राज्य के बारे में बातें की थी, पर हमने प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता नहीं माना, हमने अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना। हालांकि क्योंकि प्लेटो जो है वह एक पूरी तरह दार्शनिक,
एक आदर्शवादी अध्ययन के आधार पर उसने अपना चिंतन दिया और इसी कारण प्लेटो को प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा गया, जबकि अरस्तु को हम प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कह रहे हैं, क्योंकि अरस्तु का राजनीतिक चिंतन जो है वो यथार्थवादी है। उसने अपने इस चिंतन को प्रतिपादन करने में कई नवीन अध्ययन पद्धतियों, प्रमुख तौर से हम देखें अनुभवमूलक ज्ञान का प्रयोग किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग किया। इसी कारण हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक का दर्जा हम दे रहे हैं। अरस्तु ने अपना जो राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक ज्ञान जो है, इसका प्रतिपादन करने से पहले उसने अपने आसपास के नगर राज्यों को देखा। उसने अपने समय के 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया। इन नगर राज्यों में, इन अलग अलग प्रकार के संविधानों में अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियां प्रचलित थी और इन शासन प्रणालियों में कुछ अच्छाइयां भी मौजूद थी, कुछ कमियां भी मौजूद थी। तो हम देखें कि प्लेटो जो है एक अनुभववादी तरीके से अपना अध्ययन करता है। तो इसी प्रकार प्लेटो के चिंतन में हमें कई ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो ये सिद्ध करते हैं, जो कि हम कह सकें, ये मान सकें, ये सिद्ध करते हैं कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, फादर है, पिता है, या अरस्तु प्रथम राजनीति वैज्ञानिक है। हम देखें कि उसने अपने अध्ययन में कौन सी पद्धति काम में ली। अरस्तु द्वारा अपने अध्ययन में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। आगमनात्मक पद्धति जिसे हम कह रहे हैं इंडक्टिव मेथड। आगमनात्मक पद्धति कि अरस्तु से पहले प्लेटो जो था, उस प्लेटो के द्वारा निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। प्लेटो द्वारा कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया? निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। और प्लेटो ने अपने विचार जगत मतलब कल्पना जगत या प्रत्यय जगत है में जो अपना चिंतन के आधार पर अपना आदर्श स्थापित कर लिया, उसी आदर्श को उसने व्यवहार में लागू करने की कोशिश की। देखिए समझने की बात कि प्लेटो ने अपने चिंतन के आधार पर विचार जगत में जो अपना आदर्श स्थापित कर लिया, अपना अंतिम सत्य स्थापित कर लिया, उसी को अंतिम सत्य मान करके उसे व्यवहारिक जगत में, यथार्थ जगत में लागू करने की कोशिश की। जैसे प्लेटो के आदर्श राज्य की संकल्पना, और प्लेटो इसमें सफल नहीं हो पाया, जबकि अरस्तु ने विचार जगत के स्थान पर व्यवहारिक जगत की घटनाओं का, तथ्यों का, वस्तुओं का अवलोकन किया, उनका अनुभव किया, उन तथ्यों को देखा और उनका संग्रह, उनका विश्लेषण, वर्गीकरण करने के पश्चात अपने सामान्य अनुभव प्रतिपादित किए और उन सामान्य अनुभवों के आधार पर उसने अपने नियमों का प्रतिपादन किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लेटो जो है, उसके प्लेटो के विपरीत अरस्तु द्वारा आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। और इस आगमनात्मक पद्धति में हम देखें जो अध्ययन किया जाता है वह सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन किया जाता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेशल। जैसे हम देखें कि अरस्तु ने अपने समय के कितने संविधानों का अध्ययन किया? 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और इन 158 देशों में जो कमियां थी, उन कमियों को हम देखें, सामान्य चीजें जो थी हैं, इन सामान्य चीजें जो थी इनको हटा करके और जो अच्छाइयाँ थी, और अच्छाइयों के आधार पर एक विशेष प्रकार की शासन प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो यहाँ अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, जो कि यथार्थवादिता के ज़्यादा करीब है, और जिसमें हम देखें कि तथ्यों के आधार पर उनके विश्लेषण, उनके वर्गीकरण और उनके व्याख्या के आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहा है। इसी के साथ अरस्तु द्वारा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया, विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। तुलनात्मक पद्धति जैसे हम देखें कि उसने 158 नगर राज्यों के संविधानों की परस्पर तुलना की, शासन प्रणालियों की परस्पर तुलना की, उनमें ऐसे सामान्य अच्छाइयाँ ढूंढी और उन सामान्य अच्छाइयों के आधार पर ऐसे कारण ढूंढे जो कारण किसी शासन प्रणाली को श्रेष्ठ बनाते हैं, और उन कारणों को भी चिन्हित किया कि जिनके परिणाम स्वरूप किसी शासन प्रणाली में अव्यवस्था पैदा होती है या अस्थिरता पैदा होती है, या हम देखें कि उसकी क्षमता सीमित होती है। तो इस आधार पर प्लेटो तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहा है, उन कारणों का विश्लेषण कर रहा है, और विश्लेषण करने के पश्चात अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहा है। इसी के साथ अरस्तु के द्वारा ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया गया। इतिहास की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर उसने देखा कि कौन से कारक उत्तरदायी हैं वर्तमान की इन प्रचलन के लिए,
वर्तमान की परंपराओं के लिए उन कारणों को ढूंढा। और हम देखें कि जैसे अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत है, तो क्रांति के सिद्धांत में उसने इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। और आज भी अरस्तु की क्रांति का सिद्धांत जो है वह आज के भी वर्तमान संदर्भ में जो क्रांतियां हैं उनके अध्ययन में भी हमें प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। अरस्तु सादृश्यात्मक पद्धति का भी प्रयोग करता है, अर्थात वह वस्तु जगत या प्राणी जगत जो है उससे सादृश्य लेता है और उन्हीं सादृश्यों का प्रयोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन में करता है। हालांकि इस पद्धति को सीमित तौर पर वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है, पूर्ण तौर पर वैज्ञानिक पद्धति नहीं माना जाता। फिर भी प्लेटो की भांति अरस्तु राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सादृश्यात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है। अरस्तु अनुभव मूलक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करता है, अर्थात जिन्हें अनुभव किया जा सके। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने विचार जगत में जो वस्तु, जो घटनाएं, जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उनका अवलोकन करता है और अवलोकन करने के पश्चात उन तथ्यों में सामान्यताओं के आधार पर अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है। और इस प्रकार से अरस्तु एक यथार्थवादी वैज्ञानिक की तरह अपना कार्य करता है, अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ अरस्तु जो है वो एक अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग कर रहा है। तो इन्हीं कारणों के आधार पर अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का पिता मान सकते हैं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें ध्यान में समझनी है वो ये है कि प्लेटो ने अपने विचार जगत में अपने मन के विचारों के आधार पर जो उसे सत्य प्रतीत हुआ उसे अंतिम सत्य मान लिया और उस अंतिम सत्य को कठोरता के साथ लागू करने की वकालत की प्लेटो ने, जबकि अरस्तु ऐसा नहीं है। अरस्तु ऐसा नहीं मानता। अरस्तु ने यथार्थवादी दृष्टिकोण का अनुसरण किया और उसने अपने आसपास, अपने बाह्य जगत में, अपने पर्यावरण में, अपने व्यवहारिक जगत में जो परिवर्तन, जो घटनाएं, जो तथ्य उसे दिखाई दिए उन तथ्यों को भलीभांति देखा, समझा, उनका विश्लेषण किया और उसने ये माना कि व्यवहारिक जगत भी पूरी तरह से गलत नहीं है, इसमें भी जो घटनाएं, परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उनमें भी वास्तविकता का अंश है। इसी के साथ अरस्तु यह भी मानता है कि जो अच्छाई है वह अच्छाई निरपेक्ष नहीं है, अपितु वह परिस्थिति सापेक्ष है। तो इस आधार पर प्लेटो नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र से अलग कर देता है। जो पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र, और राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था। राजनीति शास्त्र को एक मौलिक ज्ञान की शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी, परंतु अरस्तु ने इस काम को भलीभांति तरीके से किया। कौन सा काम? कि उसने नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र से पूरी तरह से पृथक कर दिया, अलग कर दिया और राजनीति विज्ञान को ज्ञान की एक नई शाखा के रूप में प्रतिपादित किया। इसी के साथ अरस्तु द्वारा कुछ और सिद्धांत प्रतिपादित भी किए गए, जैसे नागरिकता की अवधारणा, इसी के साथ राज्य का सिद्धांत, या हम देखें क्रांति का सिद्धांत, या हम देखें संविधानों का वर्गीकरण। तो ये अवधारणाएं अरस्तु की जो है वो पहली बार राजनीति विज्ञान में स्पष्ट क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और साथ में यथार्थवादी तरीके से प्रतिपादित की गई। और आने वाले समय के राजनीति शास्त्रियों के लिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम किया, महत्वपूर्ण व्याख्या के रूप में काम किया, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बनी। तो अरस्तु के इन समस्त योगदानों के कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, या राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इसी के साथ अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा, सर्वोच्च विज्ञान भी कहा। अरस्तु राजनीति विज्ञान को किस रूप में देख रहा है साहब, किस रूप में वर्णन कर रहा है? सर्वोच्च विज्ञान के रूप में, मास्टर साइंस के रूप में। वाह, ऐसा क्यों है? अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान क्यों माना? तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि अरस्तु ने कहा कि दूसरी ज्ञान की शाखाएं जो है, चाहे वो शिक्षा शास्त्र है, चाहे वो गणित है, चाहे वो पर्यावरण विज्ञान है, चाहे वो हम देखें रसायन विज्ञान है, या चिकित्सा विज्ञान है, या शिक्षा शास्त्र है, तो ये सब विषय जो है वो मानव के कल्याण के साधन हैं, मीन्स ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सब विषय जो है वो मानव के कल्याण के साधन हैं, परंतु इन सब विषयों का स्वरूप क्या होगा, ये साधन किस प्रकार काम में लिए जाएंगे, इनके बारे में नीतियां कौन बनाएगा? तो इनके बारे में नीति बनाने का काम कौन करता है? राज्य करता है। और इस राज्य नामक संस्था का अध्ययन हम किसमें करते हैं? पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। सो वी कैन से पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस।
क्योंकि राजनीति शास्त्र में हम राज्य का अध्ययन करते हैं और यह राज्य ही अपने अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था आदि को निर्धारण करता है। इसी कारण राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा, मास्टर साइंस का दर्जा अरस्तु के द्वारा दिया गया। इसी के साथ अरस्तु की दो महत्वपूर्ण कोटेशन जो है वो हमें याद रखनी चाहिए कि उसने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिएचर। अर्थात उसने ये माना कि व्यक्ति जन्म से ही, स्वभाव से ही सामाजिक, अर्थात वह समाज में रहना जरूरी है उसके लिए, और समाज में रहने के साथ साथ वह राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेता है, राजनीतिक कार्यों को भी संपादित करता है। कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि साहब मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है, तो अरस्तु ने उसे गलत माना कि ऐसा इम्पॉसिबल है। दूसरी बात उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, तो अरस्तु ने ये कहा कि वह व्यक्ति या तो पशु है या फिर देवता, जो ये कहे कि मुझे राज्य तो समाज की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अरस्तु राज्य को एक परम पवित्र संस्था के रूप में, या हम देखें एक प्राकृतिक संस्था के रूप में, एक विकसित संस्था के रूप में और एक सर्वोच्च मानव समुदाय के रूप में देखता है। और अगले वीडियो में हम अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने देखा अरस्तु का सामान्य परिचय और ऐसे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता मानते हैं, अर्थात अरस्तु की राजनीति विज्ञान को क्या देन है। इससे संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछें। धन्यवाद।